किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। केंद्रीय बजट में कृषि और किसानों के विकास की समुचित व्यवस्था, बेमौसम बरसात फसलों के लिए आफत, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में विज्ञान से किसान का संवाद कार्यक्रम आयोजित, 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों ने सीखे उन्नत कृषि तकनीक। और अब समाचार विस्तार से। विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 का आम बजट पेश किया गया, जिसमें किसानों की समृद्धि एवं कृषि के विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है तथा इसके लिए बजट में 18,914 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में माइक्रो सिंचाई योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए, ग्राम ज्योति योजना के लिए 4,232 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के लिए 2,589 करोड़ रुपए, कृषि उन्नति योजना के लिए 3,257 करोड़ रुपए, नीली क्रांति योजना के लिए 411 करोड़ रुपए तथा जैविक खेती योजना के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त नए वित्तीय वर्ष में ग्रामीण ढांचागत विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए और कृषि ऋण के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इन उपायों से धरती पर हरियाली और किसानों के जीवन में खुशहाली आने की उम्मीद है। बेमौसम बरसात ने खेतों में लगभग तैयार खड़ी फसलों पर कहर भर पाया है। पूरे प्रदेश में हुई वर्षा आलू, सरसों, गेहूं, मटर और चने की फसल के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर गेहूं की फसल गिर गई है। खेत में पानी भर जाने से जहां आलू की फसल को भारी क्षति हुई है, वहीं चना और मटर के फूल गिर गए हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में राष्ट्र निर्माण में विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें किसान विज्ञान संवाद एवं कृषि यंत्रों का सजीव प्रदर्शन किया गया है। डिजिटल इंडिया के बैनर तले संस्थान में आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, समसामयिक विषयों जैसे स्वाइन फ्लू तथा मानव जीवन एक विज्ञान पर चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के समन्वय से आयोजित कृषि विज्ञान संवाद में लखनऊ एवं सीतापुर जनपद के लगभग 50 कृषकों को जहां एक ओर इस संवाद में संस्तुत प्रजाति एवं उन्नत बीज के सही प्रयोग के बारे में बताया गया, वहीं दूसरी ओर मृदा स्वास्थ्य जांच पर भी बल दिया गया। संस्थान के निदेशक ने गन्ने की खेती के उन्नत तकनीक के प्रदर्शन तथा जैविक खाद के उचित प्रयोग हेतु बरती जाने वाली सावधानियों से किसानों को अवगत कराया। इस मौके पर किसानों को, विशेषकर नौजवानों को मूल्य संवर्धन एवं यंत्रीकरण के क्षेत्र में उद्यमिता विकसित करने का आह्वान किया गया तथा इस दिशा में संस्थान द्वारा यथासंभव सहयोग देने का भी विश्वास दिलाया गया। इस अवसर पर किसानों ने भी ग्रामीण परिवेश में विज्ञान की महत्ता पर अपनी अपनी राय रखी। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में 5,000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जिससे किसानों को मूल्य समर्थन योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1,450 रुपए घोषित किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष 380 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की संभावना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर में विगत दिनों एक कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत तकनीक एवं गन्ने के बीज की उपलब्धता की जानकारी दी गई तथा किसानों को एक दिवसीय भ्रमण के लिए जनपद सीतापुर के बिस्वा चीनी मिल ले जाया गया और उन्हें गन्ने के साथ दूसरी फसलों को उगाने की तकनीक की जानकारी दी गई। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। बुआई के समय के अनुसार गेहूं में दाने की दुधिया अवस्था में 5वीं सिंचाई बुआई के 100 से 105 दिन की अवस्था पर और छठी व अंतिम बुआई के 115 से 120 दिन बाद दाने भरते समय करें। जिस गेहूं की बुआई मध्य दिसंबर के आसपास हुई हो, उनमें चौथी सिंचाई पुष्पावस्था पर और 5वीं सिंचाई दुधिया अवस्था पर करें। गेहूं में इस समय हल्की सिंचाई 5 सेंटीमीटर ही करें। तेज हवा चलने की स्थिति में सिंचाई ना करें, अन्यथा फसल गिरने का डर रहता है। गेहूं की फसल को चूहों से बचाने के लिए जिंक फास्फाइड से बने चारे अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की 0.6 ग्राम की टिकिया चूहों के बिलों में रखकर बिल बंद कर दें। यदि जौ की बुआई देर से की गई है तो उसमें तीसरी और अंतिम सिंचाई दुधिया अवस्था में बुआई के 95 से 100 दिन की अवस्था में करें। चने की फसल में दाने बनने की अवस्था में सिंचाई करें। चने की फसल में दाना बनने की अवस्था में फली छेदक कीट का
अत्यधिक प्रकोप होता है। फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर मोनोक्रोटोफॉस दवा की 0.75 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गन्ने की बुआई का कार्य 15 से 20 मार्च तक पूरा कर लें। गन्ने की पेड़ी से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खेत से खरपतवार निकाल लें। यह खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण के लिए उनके उगने से पूर्व पेड़ी की कलिकाओं के निकलते समय प्रति हेक्टेयर एट्राजीन 2.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव करना चाहिए। पेड़ी की फसल में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पेड़ी की फसल में प्रति हेक्टेयर 180 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की संपूर्ण मात्रा का आधा भाग अर्थात 90 किलोग्राम अर्थात 195 किलोग्राम यूरिया फसल काटने के बाद तथा इतनी ही मात्रा दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय प्रयोग करें। इस समय गन्ने की कटाई करने पर पेड़ी के फसल में अंतः सस्य के रूप में मूंग, उर्द, लोबिया इत्यादि बोना अच्छा होगा। उर्द की बुआई 25 सेंटीमीटर दूर कतारों में तथा मूंग की बुआई 30 सेंटीमीटर दूर कतारों में करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव मेरठ 1585 रुपए, बरेली 1600 रुपए, फैजाबाद 1545 रुपए, इटावा 1470 रुपए प्रति कुंतल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल का भाव मेरठ 3000 रुपए, बरेली 2100 रुपए, फैजाबाद 2080 रुपए, इटावा 2220 रुपए प्रति कुंतल रहा। चने का भाव मेरठ 3560 रुपए, बरेली 3450 रुपए, फैजाबाद 3680 रुपए, इटावा 3500 रुपए प्रति कुंतल रहा। आलू का भाव मेरठ 510 रुपए, बरेली 450 रुपए, फैजाबाद 675 रुपए, इटावा 500 रुपए प्रति कुंतल रहा। प्याज का भाव मेरठ 910 रुपए, बरेली 1325 रुपए, फैजाबाद 1500 रुपए, इटावा 1700 रुपए प्रति कुंतल रहा। बैंगन का भाव मेरठ 430 रुपए, बरेली 850 रुपए, फैजाबाद 985 रुपए, इटावा 1600 रुपए प्रति कुंतल रहा। हरी मिर्च का भाव मेरठ 1120 रुपए, बरेली 2480 रुपए, फैजाबाद 2265 रुपए, इटावा 3000 रुपए प्रति कुंतल रहा। टमाटर का भाव मेरठ 850 रुपए, बरेली 1125 रुपए, फैजाबाद 1000 रुपए, इटावा 980 रुपए प्रति कुंतल रहा। पपीते का भाव मेरठ 780 रुपए, बरेली 1560 रुपए, फैजाबाद 1870 रुपए, इटावा 1400 रुपए प्रति कुंतल रहा। सेब का भाव मेरठ 5050 रुपए, बरेली 4900 रुपए, फैजाबाद 5035 रुपए, इटावा 6800 रुपए प्रति कुंतल रहा। केले का भाव मेरठ 905 रुपए, बरेली 2250 रुपए, फैजाबाद 2210 रुपए, इटावा 3300 रुपए प्रति कुंतल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद,
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि सजग रहेगर सजल, सफल हम हो जाएंगे, अगर सजगता हटी हानि हम पाएंगे। बात बिल्कुल सीधी सी है कि कोई भी हम कार्य करें, सजगता की बड़ी आवश्यकता होती है और जहां सजगता हटी हमें लाभ होने के स्थान पर हानि हो सकती है। बहनों भाइयों, खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं जिन्हें अपनाकर हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है बकरी पालन। बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के वैज्ञानिक डॉक्टर एहसन लाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करें तो उससे पहले कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है? पशुपालन पर आधारित जो भी व्यवसाय है, मुख्य रूप से बकरी पालन का व्यवसाय है, इस व्यवसाय को करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो हमारी बाजार है वो कितनी दूर है, कहाँ पर बिकेगा। बकरी पालन का व्यवसाय ऐसा है जिसमें लागत बहुत कम से लगती है, बहुत थोड़ी मात्रा में रुपया खर्च होता है, लेकिन इसकी बाजार आपके दरवाजे पर खड़ी है। जब चाहें, जिस समय चाहें इसकी बिक्री कर सकते हैं। बिक्री में किसी बिचौलिए या दलाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। साथ ही साथ एटीएम कार्ड की तरह जब चाहें उसको आप बिक्री करके लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, बकरी पालन का व्यवसाय है जिसमें लागत कम लगती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं, जी हाँ, तो प्रारंभ में उन्हें किस तरह की तैयारी करनी होगी, क्या क्या चीज़ों को वो ध्यान में रखें? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी हम पशुशाला बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें नस्लों की बात अच्छी होनी चाहिए कि हमारी नस्लें कौन कौन सी हैं जो कि कम लागत में हमको ज़्यादा फायदा दे सकती हैं। तो इन नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है बर्बरी नस्ल है, उसके बाद जमुनापारी है, उसके बाद हमारे पास सिरोही नस्ल है और ब्लैक बंगाल है। बर्बरी नस्ल की बकरी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें 3-4 गुण होते हैं जो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये छोटे कद की होती है और इसकी ऊंचाई 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं होती है। इसका जो चमड़ी का रंग है वो सफ़ेद में लाल लाल चकत्ते होते हैं, देखने में हिरन जैसी लगती है। और ये बहुत समझिए एक तरीके से स्टाल फीडिंग पसंद करती है, एक जगह बांध करके आप खिला सकते हैं, ज़्यादा इसको चराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। खिलाने पिलाने में और साल भर में सबसे बड़ी जो खूबी है इसमें कि 2 बार बच्चा देगी और एक बार में 2 बच्चे देगी, यानी साल भर में 4 बच्चे देंगी। और दूध भी औसत रूप से 1.5 लीटर से लेकर के 2 लीटर प्रतिदिन देती है। तो ये नस्ल बहुत ही अच्छी है। और किसान भाइयों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि बकरियों में जो भ्रांतियाँ रहती हैं कि उसमें बदबू आती है, इस नस्ल में बदबू ना के बराबर है। आप अपने घर के पास कहीं भी पशुशाला बना करके इस व्यवसाय को आप कर सकते हैं और इस नस्ल का पालन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है तो सबसे पहले ये सोचता है भाई हमें इसमें कितना लाभ मिलेगा। जी हाँ। तो अगर हम हमारे किसान भाई बकरी पालन प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये उनके लिए किस तरह से लाभकारी रहेगा?
ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लाभ की बात को जानने से पहले हम ये काम कर सकते हैं कि इसमें लागत कम कैसे हो सकती है। जब हमको लागत कम होगी तो हमको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो जो भी हम पशुशाला बनाते हैं उसमें इस प्रकार से बनाएं कि पशुशाला हमारी छप्पर की हो। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि एक बकरी के लिए 10 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता पड़ती है। 10 वर्ग फुट। और कोई भी बकरी हो, चाहे हम 1 बकरी पालते हैं या 10 बकरी पालते हैं या 50 बकरी पालते हैं, जो हमारा श्रमिक लगेगा, लेबर हमारा खर्चा है, वो तो उतना ही लगना है। इसलिए हम शुरू में किसान भाइयों को ये सिफारिश करना चाहेंगे कि कम से कम वो 10 बकरी और 1 बकरा से इकाई को स्थापित करें, जिससे कि धीरे धीरे वो सीख करके उस व्यवसाय को अच्छी तरीके से कर ले जाएं। जहाँ तक लागत की बात है, औसत रूप से 1 वर्ष में अगर हम 10 बकरी और 1 बकरा की इकाई स्थापित करते हैं तो जो हमारी लागत आएगी वो लगभग 24-25 हज़ार रुपये आएगी। और जो हमको शुद्ध कुल बिक्री होगी, जो हमारी आमदनी होगी, वो लगभग 45 हज़ार की होगी। तो शुद्ध रूप से आमदनी हमारी जो है 20 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगी। यानी 1 बकरी पर लगभग हमको 2 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष फायदा होगा। तो बहुत ही आसान व्यवसाय है, बहुत कम लागत द्वारा किया जा सकता है। और किसान भाइयों से हम कहेंगे कि इस व्यवसाय को अपनाएं और घर बैठे एक अच्छी आमदनी प्राप्त। जी डॉक्टर साहब, जब भी हम यह व्यवसाय करना चाहें, हमारे जो किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सही समय कौन सा होगा? देखिए, सही समय तो ऐसा है कि जैसे हमारे पास 3 मौसम होते हैं। जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है। तो सबसे बढ़िया तो मौसम है जब तापक्रम उनका ठीक हो, यानी बकरियां वहां पर बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं, जहां पर कि 10 डिग्री तक कम से कम तापक्रम जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 डिग्री तापक्रम जो है सेंटीग्रेड जाता है। ऐसे स्थान पर बकरियां हम बहुत पाल देते हैं। ये समय जो चल रहा है, जो महीना चल रहा है, बहुत ही बढ़िया बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने का है। और इसमें प्रबंध ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, देखभाल ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, वो बकरियां बहुत अच्छे रूप से चलेंगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी बार हमें बकरियों को भोजन देना चाहिए दिन में? देखिए, बकरियां ऐसा है कि बकरियों का स्वभाव है कि थोड़ा थोड़ा वो हमेशा खाती रहती हैं। और यहाँ तक आपने देखा होगा कि पेड़ की पत्तियां हैं या सुबबूल वगैरह है, झाड़ियाँ वगैरह हैं, इनको नोच नोच के खाती हैं। यदि आप उनको बांध कर खिलाते भी हैं और थोड़ा सा आप चरा भी देते हैं तो समझिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि चराने से क्या होगा, उनका व्यायाम हो जाएगा। और दिन भर में कम से कम इनको 3-4 बार जो खिलाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से सामान्य प्रबंध करना चाहिए ताकि वो बकरियां उनकी बीमारियों से दूर रहें और उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो? सामान्य प्रबंध में ये ध्यान देखना चाहिए कि ज़्यादातर ये समस्याएं आती हैं कि बकरियां के अंदर पेट में क्रिम पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे बकरियां दुबली हो जाती हैं, पतली दस्त आती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हर 2-2 माह पर कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। ये कृमिनाशक दवाएं बाजार में मिलती हैं, निकट के पशु चिकित्सा अधिकारी से भी संपर्क करके वहां से ला सकते हैं। और वो जो आपके पास डिस्पोजल सिरिंज होती है, उसकी निडिल निकाल करके बाहर रख दीजिए। प्लास्टिक से जो है दवा जो है वो पिलाइए उसको। दवा पिलाने में बहुत ही बढ़िया है। यदि आपके मान लीजिए कि एक महीने का बच्चा है तो उस पर दवा की मात्रा लिखी रहती है, उसके अनुसार से 1 ml या आधा ml जो भी दवा की मात्रा है उसको आप पिलाते रहिए। फिर दूसरे महीने पिलाइए, तीसरे महीने पिलाइए। नियमित रूप से कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे तो किसी प्रकार की उनकी जो है पाचन संबंधी दिक्कत नहीं आएगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी समस्या आती है, सामान्य देखरेख में होता है, कभी कभी गाँव में हमारे किसान भाई या घर की जो माताएं बहनें हैं वो बकरियों को ज़्यादा दाना खिला देती हैं। ज़्यादा दाना खिला देने से क्या होता है कि दाना अपच हो जाता है, उनका पेट फूल जाता है। तो कभी बकरियों के बाई कोख पर देखिए ढप ढप की आवाज़ आती है। अगर आप उसको इस तरीके से करके देखें तो समझिए कि आपकी बकरी के पेट में गैस बन गई है। और बाजार में बहुत सी गैस निवारक दवाएं भी उपलब्ध हैं जो कि तरल पदार्थ में आती हैं। आप ले आएँ और उसको जो है 25 ml या 50 ml आप जो है पिलाएं और फिर 2 घंटे बाद पिलाएं तो पूरी की पूरी जो है गैस निकल जाएगी। इसी रूप से बकरियों में एक बहुत संक्रामक बीमारी आती है, वायरस से जनित बीमारी है। इस बीमारी का नाम है PPR। ये PPR बीमारी जो है वो वायरस के द्वारा फैलती है। इसमें तापक्रम बहुत ज़्यादा हो जाता है, पत्ती दस्त आती है, आंखें लाल हो जाती है, मुख से सलाइवा या झांक निकलने लगता है। तो इसका टीका आता है, एक बार टीका लगवा लीजिए, 3-4 साल तक प्रतिरक्षा रहती है। पशु चिकित्सक से संपर्क करके टीका लगवाएं और ये बहुत ही अच्छा लाभकारी व्यवसाय है हमारे बेरोजगार किसान भाइयों के लिए और उसको करना चाहिए। मतलब नियमित अपना टीकाकरण बकरियों को अवश्य कराते रहें अगर रोग मुक्त रखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश के पूर्वांचल एवं लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में अगले 2 दिन बादलों की लुकाछिपी जारी रहेगी। आसमान पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा की भी संभावना है। गत सप्ताह की अपेक्षा यद्यपि तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार जहां लखनऊ व आसपास के क्षेत्रों में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, वहीं प्रातः से दोपहर तक बादलों की लुकाछिपी जारी रही। यद्यपि तेज हवा का प्रवाह नहीं रहा तथा आर्द्रता 63% दर्ज की गई। वहीं 4 मार्च को औसत अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 17 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी तथा आर्द्रता 48% रहेगी और आसमान साफ रहेगा। जबकि 5 मार्च को अधिकतम तापमान में 3 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरकर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 16 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी तथा आर्द्रता 36% रहेगी और सवेरे से ही बादल छाए रहेंगे। वर्षा की भी संभावना है, जबकि 6 मार्च को तापमान में थोड़ी और वृद्धि आएगी तथा अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 14 किलोमीटर की रफ्तार से दक्षिणी पश्चिमी हवा चलेगी तथा आर्द्रता 37% रहेगी और आसमान साफ रहेगा। जबकि गोरखपुर मौसम केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार 3 मार्च को घने बादल छाए रहे, जबकि 4 से 6 मार्च के बीच आसमान साफ रहने और खिली हुई धूप निकलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में हुई वेदर वॉच ग्रुप की बैठक में शामिल मौसम कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में गत सप्ताह पूर्वांचल, बुंदेलखंड में मध्यांचल में हल्के से मध्यम बादल तथा पश्चिमांचल में मध्यम से घने बादल छाए रहे और प्रदेश के अन्य सभी अंचलों में मध्यम से घने बादल छाए रहे। 27 फरवरी को हिमालय के पश्चिम में एक नई पश्चिमी विक्षोभ बनने से चक्रवाती दबाव के कारण 28 फरवरी से 1 मार्च तक प्रदेश के सभी अंचलों में हल्की सी भारी वर्षा हुई और पश्चिमांचल में कहीं कहीं हल्की सी मध्यम वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़े। कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम अर्ध आर्द्र रहा। मौसम कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि इस सप्ताह वर्षा के दृष्टिगत कीट व रोग दिखाई देने पर ही कीटनाशी अथवा रोगनाशी का प्रयोग आसमान साफ होने पर ही करें। जायद फसलों की बुआई प्राथमिकता पर करें। मटर में पत्तियों, फलियों और तनों पर सफेद चूर्ण की तरह फैले बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम अथवा ट्राइडेमार्फ 80% ईसी 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ शुक्रवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।